नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी, जोधपुर के इतिहास को हमने कंप्लीट कर लिया था और राठौड़ों की एक छोटी सी शाखा जो किशनगढ़ के अंदर थी उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। तो बताओ भाई, किशनगढ़ किसने बसाया था? किशनगढ़ आपके 1609 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, उसने बसाया। बाद में यहाँ का अगले राजा हमने रूप सिंह की बात की, जिसकी पुत्री चारुमती का विवाह मेवाड़ महाराणा आपके राज सिंह जी से हुआ था। बाद में यहाँ के जो फेमस है सामंत सिंह, जिसको नागरीदास भी कहते हैं, ठीक है, उनका हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी कुछ, कौन सी, नागर समुच्चय, वैराग सागर, इन प्रकार की हमने पुस्तकों की बात की थी। और उनकी एक पासवान कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी भाई? बणी ठनी। बणी ठनी का चित्र किसने बनाया, किसने निहाल किया? निहाल चंद ने बणी ठनी का चित्र बना दिया। और भारत की मोनालिसा कहते हैं इनको, किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा। ठीक है, तो बाद में मैंने आपको बताया ये जो आपके सामंत सिंह थे, सामंत सिंह, बाद में ये कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और अपना नाम सामंत सिंह से क्या कर लेते हैं? नागरीदास। ठीक है, और वृंदावन के अंदर चले जाते हैं और वृंदावन के अंदर आपके कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो आपके भाई वृंदावन के अंदर इनकी समाधि है, वृंदावन में सामंत सिंह की क्या है? समाधि। तो इतना सा आपने किशनगढ़ के बारे में बात करनी थी। ठीक है, आज करते हैं अपन बीकानेर का इतिहास। तो बीकानेर के इतिहास की आप हेडिंग डाल लो। तो भाई बताओ, ये जो बीकानेर है, बीकानेर के अंदर किस वंश का शासक था? राठौड़ी थे। राठौड़ों की बात कर रहे हैं हम, तो राठौड़ यहाँ के राजा थे। ठीक है, तो भाई हमने बात की थी जोधा, राव जोधा थे जोधपुर के, उनके 5वें पुत्र थे आपके बीका। ठीक है, इन बीका की दरबार के अंदर कुछ बात हो गई थी अपने चाचा कांदल जी के साथ। वो पिछली बात आपको जोधपुर के इतिहास में बताई थी कि इनके काका और बीका नाराज होकर वहां से निकल जाते हैं और एक क्षेत्र के अंदर आते हैं जो जोधपुर के उत्तर में था। इसको कहते थे जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। ठीक है, कहीं कहीं इसको कुरु जांगला, मादरे जांगला, मादरे जांगला भी इसको कहते हैं। ये अपना बीकानेर वाला ही क्षेत्र है। राती घाटी भी इसे ही कहते हैं, राती घाटी। तो आपको पूछ ले बीकानेर के प्राचीन नाम क्या है, तो ये बीकानेर के प्राचीन नाम है। जांगल आपको मिल जाए कहीं पे भी तो वो बीकानेर वाला ही क्षेत्र है। महाभारत काल के अंदर भी इसको जांगल प्रदेश कहते थे। ये इसका अस्तित्व महाभारत काल के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। महाभारत काल के अंदर इसकी राजधानी क्या थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी आपके अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। ये वर्तमान नागौर में है भाई, अहिछत्रपुर है ना, ये वर्तमान नागौर वाला क्षेत्र है ना, ये है। ठीक है, तो महाभारत काल के अंदर बीकानेर का नाम क्या था? जांगल प्रदेश। उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। जो वर्तमान में पूछ ले, अहिछत्रपुर आपके नागौर के अंदर है। ठीक है, तो राव बीका जी यहाँ पर आकर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले राजा क्या लिखोगे? राव बीका। पहले राजा बीका जी, राव बीका, 1465 से लेके 1504 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो राव बीका लिखिए। बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक, बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक। तो जब ये जोधपुर से चलकर अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो इस समय बीकानेर में अपने करणी माता जी थी। ठीक है, करणी माता जी। तो ये करणी माता जी के पास आते हैं और करणी माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि माता जी, इस हिसाब की बात हो गई और हम तो इस क्षेत्र के अंदर नया राज्य स्थापित करने आए हैं
आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो कहा जाता है करणी माता जी ने इनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बीका तेरो बीकानो जोधपुर सवाई बदसी, कि बीका तेरा बीकाना जोधपुर से सवाई होगा, जोधपुर से भी ज़्यादा इसकी कीर्ति होगी। ठीक है, तो आपके करणी माता ने लिखो, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक करणी माता ने बीका जी को आशीर्वाद दिया। और करणी माता ने कहा भाई ये राती घाटी वाला क्षेत्र है ना, तू बीका इस तरफ जा और यहाँ पर अपना राज्य बनाने की कोशिश शुरू कर, यहाँ पर तेरा राज्य बसेगा। और बाद में करणी माता का जो मूल मंदिर है वो बीका जी ने बनाया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, करणी माता का मूल मंदिर बीका जी ने बनाया। करणी माता का मंदिर कहाँ है? आपके देशनोक है, बीकानेर। देशनोक इसका नाम इसलिए है कि इस देश की क्या है, नाक है। बीकानेर देश की नाक क्या है? करणी माता जी। तो देशनोक, देश की नाक रखने वाली। बीका जी ने कहा माता जी आपने हमारी नाक रख दी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही देशनोक पड़ गया। बीकानेर की नाक, बीकानेर की इज्जत। ठीक है, तो करणी माता का मूल मंदिर तो बीका जी ने बनाया, लेकिन वर्तमान मंदिर है ना करणी माता का, वर्तमान मंदिर सूरत सिंह ने बनाया। आगे बीकानेर के शासक हो गए ये सूरत सिंह जी। करणी माता का जो वर्तमान मंदिर हम देखते हैं अभी जाकर, तो वो मंदिर तो सूरत सिंह जी ने बनाया, लेकिन पहले जो प्राचीन मंदिर था ना वो बीका जी ने बनाया था। ठीक है, तो आप बीका जी आपके यहाँ पर गोदारा जाट रहते थे। गोदाराओं की सहायता से, गोदाराओं की मदद से बीकानेर आपके यहाँ पर जीत गए। ठीक है, राव बीका जी गोदारा जाटों की सहायता से यहाँ पर आपके बीकानेर वाले क्षेत्र को जीतते हैं, और बाद में गोदारा ही बीकानेर के राठौड़ों का क्या करते हैं, राज्य तिलक। ठीक है, 1465 में कोडम देसर में बीकानेर बीका जी का राज्याभिषेक हुआ। 1465 में कोडम देसर है बीकानेर के अंदर, ये अपने भैरू जी का मंदिर है यहाँ कोडम देसर के अंदर। तो 1465 में कोडम देसर में बीका जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक करते कौन है भाई? राज्याभिषेक हुआ, राज्य तिलक कौन करते हैं? आपके बीकानेर के राठौड़ का राज्य तिलक। जैसे आपके वहाँ मेवाड़ के अंदर तो कौन करते हैं? मेवाड़ के अंदर भील करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ अपने बीकानेर के अंदर भी कोई करेंगे, तो बीकानेर के अंदर अपने गोदारा जाट होते हैं, वो बीकानेर के राठौड़ों का राज्य तिलक करते हैं। ठीक है, 1465 में कोडम देसर में बीका जी का राज्याभिषेक हुआ, और बीका जी ने कोडम देसर में भैरू जी का मंदिर बनाया। भैरू जी का मंदिर बनाया आपके बीका जी ने। वहां पर राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक हुआ, वहीं पे क्या है, भैरू जी का मंदिर बना दिया। ठीक है, ये बात है। 1465 के अंदर तो आपके क्या है, बीकानेर राज्य की स्थापना हुई है। बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 के अंदर हुई है। ठीक है, लेकिन बीकानेर नगर था ना, बीकानेर नगर जो शहर है बीकानेर नगर की स्थापना पूछे तो वो 1488 में हुई है। ठीक है, तो बीकानेर की स्थापना के बारे में क्या दोहा लिखा हुआ है? बीकानेर की स्थापना के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1595 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। तो क्या कहे, 1595 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर।
1545 ये विक्रम संवत है। आप विक्रम संवत अपने जो वर्तमान में जो साल चलते हैं शक संवत उनसे 57 साल आगे होता है। प्लस करो 57, आप 57 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1545 आ जाएगा आपके, 8 7 15, तो ये आपके इसलिए 1545 ये 57 साल, इसलिए ये आपके क्या विक्रम संवत के अंदर दोहा है कि 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, कि वैशाख शुक्ल दूज वैशाख शुक्ल दूज को आपके क्या है इस बीकानेर की स्थापना हुई है। और थावर बीज थरपियो, थावर हम कहते हैं शनिवार वाला जो बार होता है ना उसको कहते हैं थावर। तो ये माना जाता था अभी पहले आपके कि कोई अगर चीज की स्थापना करनी हो तो शनिवार को करें, तो बीकानेर की स्थापना शनिवार को हुई है। थावर बीज थरपियो, बीकानेर बीज थरपा था बीकानेर राज्य का, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, ठीक है। तो वैशाख शुक्ल दूज को बीकानेर की स्थापना हुई है, शनिवार को हुई है। और आपके नगर की स्थापना 1488 के अंदर है, राज्य की स्थापना तो ये जब राजा बने उस समय हो गई थी बीकानेर राज्य की स्थापना, ठीक है। तो बीका जी के बारे में हमें ये ध्यान रखना है। तो भाई बीका जी आपको पता है, बीका जी ने मैंने जोधपुर के इतिहास के अंदर आपको बताया था भाई बीका जी है, बीका जी ने राव सूजा के समय बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया। बाद में युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ये सीधे ही आगे थे, राज्य चिन्ह के लिए गए थे। ये सारी बात आपको उस समय जोधपुर के इतिहास के अंदर जब राव सूजा पढ़ रहे थे हमने की थी, राज्य चिन्ह के लिए गए थे और वो लेकर आ जाते हैं, आक्रमण नहीं किया, ठीक है। तो राव बीका जी के बारे में हमें इतनी बात ध्यान करनी है। राव बीका जी की भाई मृत्यु है जो आपके 1504 के अंदर हो गई थी। बीका जी के एक पुत्र थे लूणकरण, क्या थे, कौन थे भाई, लूणकरण जी, ठीक है। तो अगले राजा कौन हुए अपने, लूणकरण। ये सभी राव की उपाधि धारण करते हैं, बीकानेर वाले जोधपुर वाले राव की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि आपके जो बीकानेर जूनागढ़ बनाने वाले राय सिंह जी महाराजा की उपाधि धारण करेंगे, उससे पहले सभी राव है आपके। तो राव लूणकरण है, ये लूणकरण जी ने लूणकनसर झील बनाई, आप लिख लिए पहले, इनके नाम से याद कर लो, लूणकरण सर। सर जो लगा होता है ये तालाब होता है भाई, सरोवर सबसे सर बना है, तो लूणकरण सर, ठीक है। कोडम दे सर, यहाँ सब झील है, तालाब है, इनके लिए यहाँ पर ये नाम है। तो लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। बीकानेर के नगर सेठ कौन है, जैसे हमने बात की कि मेवाड़ के दीवान किन्हें कहा जाता है, एकलिंग नाथ जी को कहा जाता है। किन को कहा जाता है, एकलिंग नाथ जी को। मेवाड़ के महाराणा क्या कहते थे, हम तो एकलिंग नाथ जी के क्या है, दीवान है, एक प्रकार से क्या है, मंत्री हैं, मेन राजा तो एकलिंग नाथ जी है। ठीक उसी प्रकार बीकानेर के राजा क्या कहते थे कि हम तो लक्ष्मीनाथ जी के दीवान हैं। तो बीकानेर नगर सेठ इनको कहते थे, ये तो हमारे नगर सेठ है। नगर के सेठ कौन है, लक्ष्मीनाथ जी। तो बीकानेर के शासक स्वयं को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान कहते थे। लक्ष्मीनाथ जी भाई विष्णु भगवान है, लक्ष्मीनाथ लक्ष्मी के पति लक्ष्मीनाथ, ठीक है। तो ये विष्णु भगवान है और इनका ही मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बीकानेर का प्रसिद्ध मंदिर है सबसे। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर आपके राव लूणकरण जी ने बनाया है। लक्ष्मीनाथ मंदिर बनवाया। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर किसने बनाया, लूणकरण सर झील किसने बनाई,
तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। लूणकरण सर तो सीधा ही नाम से ही पता चल रहा है लूणकरण ने बनाई, ठीक है। तो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर किसने बनाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर किसने बनाया है, आपके लूणकरण जी ने। ये 1505 से लेके 1526 तक शासक थे, ठीक है। बाद में इसी समय आपके इन्होंने एक युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, उनके अंदर भाई 1526 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपके ये जो राव लूणकरण जी है ये बड़े दानी थे, दान पुण्य बहुत करते थे, ठीक है। कोई भी आ जाता इनके दर पर तो खाली हाथ नहीं लौटता, सभी की इच्छाएं वाजिब इच्छाएं पूरी करते हैं। बड़े दानवीर नाम से जाने जाते थे। का इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा दानवीर कर्ण हुए महाभारत के अंदर, सूत पुत्र कहते थे उनको, ठीक है। तो पांडवों के भाई थे ना कर्ण, कर्ण इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा दानवीर माने जाते हैं, इसलिए इसको इनको क्या कहते हैं, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण कौन है, राव लूणकरण। बिट्ठू सूजा ने अपनी पुस्तक राव जेठ सिंह रो छंद में इन्हें राव लूणकरण को क्या कहा है, कलयुग का कर्ण। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो कलयुग का कर्ण है, एक राजपुताने का कर्ण है। राजपुताने कर्ण आगे हम पढ़ेंगे, राज सिंह जी है, लेकिन कलयुग का याद रख लेना, कलयुग है आपके क कर्ण, ध्यान रखना, कर्ण, कर्ण लूणकरण। इस क से क को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से आप आगे पढ़ोगे थोड़े समय बाद आप कंफ्यूज हो जाएगो कि भाई राजपुताने का कर्ण कौन है, कलयुग का कर्ण कौन है। तो इस क को ध्यान रखना भाई, कलयुग क कर्ण। तो कलयुग का कर्ण आपको पूछे तो राव लूणकरण है। आगे हम लिखेंगे राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रकाश ने राय सिंह जी को कहा है, और कलयुग का कर्ण लूणकरण को किसने कहा है, बिट्ठू सूजा ने कहा है, ठीक है। बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा का दूसरा नाम भाई एक नागरचोल भी था, नागरचोल, ठीक है। लेकिन बिट्ठू सूजा नाम अगर ऑप्शन में नहीं आए तो नागरचोल करना, लेकिन मेन नाम इनका बिट्ठू सूजा था, ठीक है। इनकी पूछ सकती राव जेठ सिंहरो छंद, राव जेठ सिंहरो छंद। इसमें लूणकरण जी को क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण, क्योंकि ये बड़े ही दानी थे, ठीक है। तो भाई अभी इस समय क्या है, अभी मीरा के एक शासक थे नारनौल के पास, अभी मीरा के शासक थे, ठीक है। उनसे इनका क्या है, युद्ध हो गया, उनसे इनका युद्ध हुआ। तो जब ये रवाना हो रहे थे तो इनको जाम्बोजी मिले। जाम्बोजी इस समय पृथ्वी पर थे, आपके बीकानेर के अंदर थे। तो बीकानेर के अंदर आपके जाम्बोजी ने राव लूणकरण को इस युद्ध में जाने से मनाही की, लेकिन इस युद्ध के अंदर वो जाते हैं लूणकरण जी कहे कि मैं अभी युद्ध के लिए रवाना हो गया हूं, और क्षत्रिय वापस जाया नहीं करते। तो जाम्बोजी ने इनको आपको पूछ ले कि कौन से लोग संत थे जिन्होंने राव लूणकरण को ठोसी का युद्ध उसको कहा जाता है उसके अंदर जाने से मना किया, तो जाम्बोजी थे। युद्ध हुआ भाई 1526 में ठोसी का युद्ध, ठोसी का युद्ध 1526 में हुआ। किसके बीच में, राव लूणकरण अभी मीरा। ठोसी नामक स्थान पर हुआ था। ये नारनौल का शासक है, नारनौल का शासक है, ठीक है। तो ठोसी का युद्ध कब हुआ, 1526 के अंदर हुआ। ठोसी का युद्ध हुआ, राव लूणकरण और अभी मीरा नारनौल का शासक थे, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर अभी मीरा जीत जाता है और राव लूणकरण जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अभी मीरा जीत जाता है, इनकी राव लूणकरण की लिख लेना, राव लूणकरण की इस युद्ध में मृत्यु हुई। लोग संत जाम्बोजी महाराज
ने लूणकरण को इस युद्ध में जाने से मना किया था, जाने से मना किया था। ठीक है, तो राव लूणकरण जी ने एक तो लूणकरण स्थल झील बनाई है बीकानेर के अंदर, एक आपके लक्ष्मीनाथ जी, बीकानेर के राठौड़ स्वयं को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान कहते थे, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बीटू सूजा ने इनको कलयुग का कर्ण कहा है। और 1526 में ठोसी के युद्ध के अंदर नारनौल के शासक अभिमीरा से पराजित होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो राव लूणकरण जी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। अब राव लूणकरण जी के एक पुत्र थे जेत्र सिंह। ठीक है, जेत सिंह थे ना, जिनके बारे में हमने पहले बात कर ली जोधपुर के इतिहास के अंदर। मालदेव के साथ एक युद्ध हुआ था, याद करो, कुछ याद आ रहा है? कौन सा युद्ध हुआ था जिसके अंदर राव जेत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी? इनके आगे पुत्र राजा कौन बने? राव जेत सिंह, जेत्र सिंह, दोनों ही नाम चलते, ध्यान रख, राव जेत सिंह, जेत्र सिंह। 1526 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई लूणकरण की। तो ये 1526 से लेके 1541 तक बीकानेर की शोभा बढ़ाते हैं राव जेत सिंह जी। तो राव जेत सिंह का एक तो युद्ध हुआ 1534 में युद्ध हुआ राती घाटी का युद्ध, इसे बटनेर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बटनेर का युद्ध। ये किसके साथ हुआ है भाई? एक कामरान वर्सेस आपके जेत सिंह। तो ये कामरान है ना, ये कामरान आपके बाबर था ना, बाबर का बेटा है और मुगल बादशाह बाद में हुमायूं बना, उस हुमायूं का भाई है। ठीक है, तो ये कामरान है जो बीकानेर पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाते हैं? राव जेत सिंह जीत जाते हैं। बीकानेर के एकमात्र शासक जिसने मुगलों को पराजित किया था वो आपके राव जेत सिंह है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो राव जेत सिंह के पुत्र लूणकरण आपके कल्याणमल होते हैं। कल्याणमल हमने बात की थी 1570 नागौर दरबार के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में बीकानेर का युद्ध कभी मुगलों से हुआ नहीं, वो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एकमात्र बीकानेर का शासक आपको पूछ ले जिसने मुगलों को पराजित किया था तो वो आपके जेत सिंह है। ठीक है, तो लिख लेना भाई इस बात को, बीकानेर के एकमात्र शासक जिसने मुगलों को पराजित किया कौन है? आपके जेत सिंह। जेत सिंह ने कामरान को पराजित किया। ये हुमायूं का भाई था, ध्यान रख लेना, हुमायूं का भाई, बाबर का बेटा। ठीक है, कामरान। ठीक है, तो राती घाटी के युद्ध को बटनेर का युद्ध भी कहते हैं। ये 1534 के अंदर हुआ है कामरान और राव जेत सिंह के बीच में। इसमें जेत्र सिंह कामरान को बुरी तरीके से पराजित करते हैं और पहले बीकानेर के शासक गौरव प्राप्त करते हैं जिन्होंने मुगलों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। आगे हमने बताया था कि मालदेव बड़ा ही प्रतापी शासक हुए हैं जोधपुर के। मालदेव ने अपने ही भाइयों, ठीक है, अपने ही भाई जो मेड़ता के राठौड़, ये आपके मेन तो जोधपुर के ही थे, तो अपने ही भाइयों पर आक्रमण करता है मालदेव और युद्ध होता है आपका पाहेबा या साहेबा, हम कहते हैं पाहेबा का युद्ध। ये कब हुआ? 1541-42 तक आपके चला था ये युद्ध। ठीक है, तो पाहेबा का युद्ध किसके हुआ? राव मालदेव वर्सेस जेत सिंह। राव मालदेव का यहाँ सेनापति इस युद्ध में कौन है? कुंपा जी, आपके जेता कुंपा, जिनकी हमने बात की थी ना, शेरशाह सूरी को बड़ा इन्होंने मुंह तोड़ टक्कर दी थी बहुत ही। किस युद्ध के अंदर? गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर। तभी तो राव आपके शेरशाह सूरी ने कहा था, सूरी बोलियो बेन यूं गिरी घाट घमसान,
मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। तो ये वही कुंपा जी है, ठीक है। 1541 के अंदर इन्होंने सेना लेकर मालदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर पर आक्रमण किया था। और इस प्रकार के सेनापति किसी राजा के पास होते हैं तो युद्ध हारने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो राव मालदेव जी ये युद्ध जीत जाते हैं और जैत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, इस युद्ध के अंदर जैत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जीत जाते, कौन जीत जाते हैं? राव मालदेव जी ये युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमने बात की थी 1541 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राव, इनके पुत्र कौन थे भाई, आगे हम बात करेंगे। पहले एक इनके दरबारी लिख लीजिए, राव जैत सिंह के दरबारी लिखो आप। एक ही दरबारी जो हमने लूणकरण के समय लिख लिया, इनका दरबारी कौन था? बिट्ठू सूजा या नागर जोल भी कहते हैं, नागर। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? राव जैत सिंह रो छंद, राव जैत सिंह रो छंद, ठीक है। तो इस बात का आपको पूछ ले किस पुस्तक के अंदर आपको ये राव जैत सिंह का उल्लेख है, तो राव जैत सिंह का उल्लेख है ना इस राव जैत सिंह रो छंद के अंदर है, और ये बिट्ठू सूजा ने लिखी है, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर जैत सिंह नाम ही आ गया तो जैत सिंह का इसके अंदर उल्लेख है। और पूछ ले किस युद्ध के अंदर आपके राती घाटी युद्ध का उल्लेख है या पाहेबा साहिब आ गया, तो सभी इन्होंने पूरा जैत सिंह का इतिहास लिखा है, तो सारी घटना इस पुस्तक के अंदर है, ठीक है। तो बिट्ठू सूजा ने राव जैत सिंह को छंद लिखा है इन जैत सिंह जी के नाम पर, ठीक है। तो जैसे ही जैत सिंह जी इस युद्ध को हार जाते हैं, तो हमने लिखा था 1541 से लेके 1544 तक बीकानेर पर किसका अधिकार था? मालदेव का, बीकानेर। और उसने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? कुंपा, बीकानेर का प्रशासक। बीकानेर का प्रशासक कौन था? कुंपा जी थे, ठीक है। लेकिन 1544 को अंदर गिरी सुमेल का युद्ध होता है जिसके अंदर मालदेव जी की पराजय होती है और कुंपा जी और जेतो जी सारे क्या जेता कुंपा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये जो कल्याणमल है इसका पुत्र, जैत सिंह के पुत्र कौन थे? जैत सिंह का पुत्र था आपके कल्याणमल और आपके मेड़ता का बीरमदेव था, हमने बात की थी। मालदेव ने बीकानेर के जैत सिंह को भी हराया था और बीरमदेव मेड़ता वाले को भी हराया था। तो ये कल्याणमल और आपके मेड़ता का बीरमदेव शेरशाह सूरी के पास जाते हैं। बाद में सूरी सेना लेकर गिरी सुमेल जेतारण के युद्ध के अंदर आता है। तो बाद में क्या है 1544 में शेरशाह सूरी बीकानेर कल्याणमल को दे देता है, ठीक है। तो बाद में वापस आपके शासक कौन बन जाते हैं? राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल बन जाते हैं। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे? कल्याणमल। अगले राजा कौन हुए? अगले राजा हो गए आपके कल्याणमल। तो आप कल्याणमल जी की हेडिंग डालो। तो कल्याणमल जी जैत सिंह के पुत्र, तो ये 1541 से लेके 1574 तक थे। 41 से ही गिना जाता है क्योंकि राजा तो बीकानेर के यही थे, लेकिन इधर उधर मदद के लिए भटक रहे थे। तो बने तो असल तरीके से किला तो इनको 1544 के अंदर आता है, लेकिन राजा शासनकाल इनका यही माना जाता है। तो आप लिखिए शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु जाता है वह गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह की सहायता करता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी बाद में इसको राजा बना देता है, ठीक है। मालदेव तो हार जाता है, जोधपुर भी हार जाता है मालदेव, लेकिन 1544 के अंदर ही आगे जाकर शेरशाह सूरी की तोप के फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वापस बाद में जो मालदेव आकर सभी को हराकर वापस जोधपुर पर अपना राज कायम करता है, ठीक है। तो ये इस युद्ध में सहायता करने के बाद में शेरशाह सूरी ने इसे बीकानेर सौंप दिया। और
और इन्होंने क्या किया, एक खानवा के युद्ध के अंदर सेना लेकर गए थे बीकानेर की तरफ से। खानवा के युद्ध में बीकानेर की सेना का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना भाई। 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। तो 1527 के अंदर सहायता करने है ना, सहायता करने तो कौन आया था, सहायता करने तो ये आया था। इसलिए आपको मैंने खानवा के युद्ध के समय सहायता के लिए कौन दिखाया भाई, बीकानेर से कल्याणमल आया था। लेकिन बीकानेर का राजा उस समय तो आपके कौन थे, हमने बात की 1527 के अंदर जय सिंह जी राजा बने थे। तो जय सिंह जी उस समय राजा थे, लेकिन सहायता करने के लिए कौन आए, जय सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में बीकानेर की सेना का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। आपको पूछ ले खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था, तो कल्याणमल मत कर देना। आपको इसीलिए मैं लिखा रहा हूं ये सन ध्यान रखना। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 के अंदर, और 1527 के अंदर आपके शासक कौन थे, जैत्र सिंह थे। ठीक है ना, तो जैत्र सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था सेना लेकर कि तू जा राणा सांगा जी की मदद कर। तो बीकानेर की सेना का प्रतिनिधित्व कल्याणमल ने किया था उस युद्ध के अंदर। लेकिन उस समय कल्याणमल शासक नहीं था। कल्याणमल शासक कब बना, 1541 के अंदर। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में बीकानेर की सेना का प्रतिनिधित्व किया। वहां जो हमने लिस्ट बनाई उसके अंदर उस समय कुछ लोग वहां के शासक भी थे, लेकिन हमने ऐसे लिस्ट बनाई थी उस युद्ध के अंदर कि किस किस राज्य से कौन कौन सहायता करने आया था। ठीक है, तो जो उस समय राजा नहीं थे तो वो सब आपको जब बारी आएगी तब बता दिए जाएंगे। लगभग उस समय वे सभी राजा ही थे कि कल्याणमल जी थे जो राजा नहीं बने थे। उस समय मारवाड़ का शासक आपके गांगा था। हमने बात की गांगा, जोधपुर की सेना में साथ मालदेव भी आया, लेकिन मालदेव उस समय शासक थोड़ी था, है? तो मालदेव उस समय शासक नहीं था उस युद्ध के अंदर। तो शासक तो जोधपुर के गांगा थे। ठीक उसी प्रकार बीकानेर के शासक खानवा के युद्ध के अंदर आपके जय सिंह थे। सहायता करने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। तो आगे आप लिखो 1570 में नागौर दरबार में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। आपको पूछ ले बीकानेर का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो कौन होगा, कल्याणमल। ठीक है, और पूछ ले पहला राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो राठौड़ कहां कहां के हैं, जोधपुर के, किशनगढ़ के, बीकानेर के। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, पहला राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो नागौर दरबार में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करना कल्याणमल ही था। तो पहला राठौड़ शासक कल्याणमल ही हुआ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, बाद में हम बात करते हैं उसके अंदर मोटा राजा उदय सिंह ने भी स्वीकार की थी, लेकिन पहले तो ये आया था और बाद में वो आया। तो पहला राठौड़ शासक पूछ लिया आपको जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो आंसर कल्याणमल होगा। लिखो ये बात, पहला राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीन मानी, कौन था, कल्याणमल। ठीक है, आपको ऐसे पूछ ले बीकानेर का पहला तो सीधा यही है। जोधपुर का पूछ ले तो मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो हम उसमें हमने बात की थी। इनके दो पुत्र लिखिए, बड़े पुत्र आपके राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। इसमें राठौड़ यूं लिखा रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान भी है, पृथ्वीराज सिसोदिया भी है, पृथ्वीराज
राठौड़ भी हैं। ठीक है, तो ये भाई कवि है, हमने बात की थी। इनके आगे कला संस्कृति में पुस्तकें लिखाएंगे आपको। तो आपके पृथ्वीराज राठौड़ इनके पुत्र थे, ये तो कवि बन गए। अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग दिया। अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग दिया। ठीक है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है वेली किशन रुक्मणी, ये भी लिख लीजिए। इनकी पुस्तक क्या है, दो पुस्तक लिखते हैं, एक तो है वेली किशन रुक्मणी री। तो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रानी रुक्मणी जी थी ना, माता रुक्मणी जी, उनका इसमें बताया गया है। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी री। और एक इनकी पुस्तक की गंगा दशमरा दूहा, गंगा दशमरा दूहा, ये दो इनकी पुस्तक है, वेली किशन रुक्मणी, गंगा दशमरा दूहा, ये बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्वेश्चन आता है तो इस पुस्तक का ही आता है, रट लो इसको, एकदम भूलना ही नहीं चाहिए आपको। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज राठौड़ जी की। ठीक है, तो कल्याणमल 1574 के अंदर कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में आपके शासक कौन बनते हैं, राय सिंह जी। ठीक है, तो बीकानेर के सबसे इंपॉर्टेंट राजा जिनके बारे में सबसे ज्यादा, एक तो आप गंगा सिंह जी के बारे में ज्यादा हमें ध्यान रखना है, बीकानेर से लगभग क्वेश्चन ज्यादातर आएगा। तो आपके राय सिंह से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे अपने मेवाड़ के अंदर तो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, बीकानेर के अंदर सबसे प्रसिद्ध राजा यही है। ठीक है, आप लिखिए महाराजा राय सिंह। इनके भाई 1574 से लेके 1612, इनका शासनकाल तो याद ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राय सिंह ने महाराजा धीराज उपाधि धारण की। 1570 में नागौर दरबार में अपने पिता कल्याणमल के साथ अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर की सेवा में ये उपस्थित हुआ। 1572 में, 1572 है ठीक, 1572 में अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था ना, लिखाइए ये बात, वापस लिख लो, जोधपुर का प्रशासक क्या किया, प्रशासक नियुक्त किया। ये सारी बात आपको, ये लाइन भी पहले बता रखी है, ये भी बता रखी है, महाराजा धीराज उपाधि ने धारण की, ये बातें तो हमें पहले से ही याद है। 1572 में अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और इन्हें क्या कहा जाता है, मुंशी देवी प्रकाश ने इन्हें क्या कहा है, राजपूताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। बहुत बार पेपर में पूछ रखा है, इसको याद रखना इस बात को। ठीक है, तो आपके कलयुग का कर्ण जो राव लूणकर्ण है और राजपूताने का कर्ण, वो तो उनको बिट्टू सूजा ने कहा था, और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रकाश ने राय सिंह को कहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, जब भी ये युद्ध में किसी राजा को भी हरा देते थे तो उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, बड़े नैतिक चरित्र के थे, उनके साथ भी एक राजा की तरह ही व्यवहार करते थे, इसलिए इन्हें बड़ा ही
दान चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये दानी भी बहुत है और इनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा था इनलिए, इसलिए मुंशी देवी प्रकाश ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। ठीक है, तो कल राज सिंह जी के बारे में पूरी आगे बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। कल हम बात करेंगे राय सिंह जी की, ये जो लिखा है वो याद कर लेना कल तक। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।